कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग ठीक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, अपने लाइफ को और दिनों को एंजॉय कर रहे होंगे। आपके घर में सब लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी डैडी भी ठीक होंगे, आपके घर में खुशियाँ छाई होगी, खुशियाँ छाती रहे, यही दिल से दुआ है यार। तो दोस्तों आप सभी को स्वागत है आज के इस एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। टुडे वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन इंडिया vs चाइना, इंडियन मिलिट्री स्ट्रोंगर देन चाइना कैपेबल ऑफ विनिंग इन हिमालयस। तो दोस्तों मुझे पता है अभी जो इंडिया और चाइना का जो सिचुएशन चल रहा है इस पर आपको रिएक्शन देखने में मज़ा आता है, और ये जो लिंक है ना इस वीडियो का वो भी मुझे सब्सक्राइबर भाई ने प्रोवाइड किया है, तो दिल से थैंक यू यार जिसने भी ये मुझे लिंक भेजा था। तो दोस्तों आज हम इसी को रिएक्ट करेंगे और लास्ट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर रखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रो देता हूँ। मेरा नाम सागर और मैं नेपाल से हूँ। दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको पता ही होगा मेरे जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता ही होगा मैं डेली 2 से 3 वीडियो डालता रहता हूँ, वो भी इंडिया से रिलेटेड। अगर आप इंटरेस्टेड हो इंडिया से रिलेटेड रिएक्शन में देखने में तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रख देना यार। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का नेम मैं यहाँ पर भी दिया है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, फॉलो कर लेना। आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो, कुछ लिंक भेज सकते हो, अगला रिएक्शन आप किस पर देखना चाहते हो कहकर। और एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं नेपाल से हूँ और मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली कुछ टाइम पर अटक जाता हूँ। हालांकि मेरे लैंग्वेज में सुधार आ गया है पहले से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पहले मैं उतना हिंदी बोल नहीं पाता था, लेकिन डेली वीडियो बनाते बनाते हिंदी में वो हिंदी मेरा सुधर गया है। और कुछ जगह पर आज भी अटक जाता हूँ। अगर अटक जाए ना तो आप उसको एडजस्ट कर लेना, इग्नोर कर देना और वीडियो का पूरा मजा लेना यार। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि चाइनीज एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि उनके वहां स्थानीय तौर पर मैन्युफैक्चर किए गए जितने भी हथियार हैं वो इंपोर्ट किए गए किसी भी हथियार की तुलना में सबसे बेहतर हैं। और इन्हीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना की मिलिट्री भारत की मिलिट्री की तुलना में ज्यादा कैपेबल है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो अभी सीमा पर जो भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है, इस दौरान अधिकतर लोगों के मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा, और वो ये है कि इंडियन मिलिट्री चाइनीज मिलिट्री की तुलना में कितनी स्ट्रॉन्गर है। और अगर मान लें कि इसी तनाव के बीच कोई युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो इंडियन मिलिट्री के पास क्या ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जिसके चलते वो हिमालय के ऊंचाइयों में होने वाले युद्ध में चीनी मिलिट्री को हरा सके। और इसी सवाल से संबंधित इस साल मार्च के महीने में फाइनेंस कैनेडी स्कूल के बेल्फेयर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के इस बात का जवाब दिया है कि इंडियन मिलिट्री आखिर क्यों चाइनीज मिलिट्री से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और आखिर कैसे हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर होने वाले युद्ध में इंडियन मिलिट्री आसानी से उस युद्ध को जीतने की कैपेबिलिटी रखती है। और आज के एपिसोड में हम आपको इसी रिपोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो वैसे तो इस रिपोर्ट में भारत और चाइना के न्यूक्लियर फोर्सेस, ग्राउंड फोर्सेस और एयर फोर्सेस के बीच एक तरीके से कंपैरिजन किया गया है, लेकिन हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं केवल ग्राउंड फोर्सेस और एयर फोर्सेस के बारे में। बाकी अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पढ़नी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दे दिया है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक कन्वेंशनल फोर्सेस के मामले में भारत की डिफेंस पोजीशन ज्यादा सिक्योर है। इंडियन आर्मी की कन्वेंशनल फोर्सेस 2 पार्ट में डिवाइड है, एक ग्राउंड फोर्स, एक एयर स्ट्राइक फोर्स। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सीमावर्ती क्षेत्रों के पास इंडियन आर्मी की टोटल स्ट्राइक फोर्स का जो आंकलन किया गया है उसके मुताबिक यहाँ पे करीब 2,25,000 पर्सनल्स मौजूद हैं, जिसमें से लगभग 3,000 पर्सनल्स लद्दाख में तैनात एक T-72 टैंक्स की ब्रिगेड से जुड़े हैं, और जबकि 1000 के आसपास के पर्सनल्स अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल रेजिमेंट के साथ। और इंडियन आर्मी के लिए चीन की सीमावर्ती क्षेत्रों के पास है नॉर्दर्न कमांड में लगभग 34,000 पर्सनल्स, सेंट्रल कमांड में करीब 15,500 पर्सनल्स और ईस्टर्न कमांड में 1,75,500 पर्सनल्स। और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए इंडियन आर्मी की ग्राउंड और एयर स्ट्राइक फोर्सेस आपस में डिवाइड हैं। और वहीं इंडियन एयरफोर्स के मामले में चाइना को फेस करती हुई तीनों कमांड्स के साथ करीब 270 फाइटर्स और 68 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। और साथ ही इंडियन एयरफोर्स अपने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स के नेटवर्क को भी एक्सपेंड कर रही है।
जिसमें फॉरवर्ड लोकेशंस में छोटे एयरबेसेस आते हैं जो कि एयरक्राफ्ट स्ट्राइक मिशंस में स्टैगिंग ग्राउंड और लॉजिस्टिक हब के तौर पर काम करते हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से वेस्टर्न एयर कमांड में इंडियन एयरफोर्स के करीब 75 फाइटर्स और 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट के साथ साथ चाइनीज तिब्बतन एरियाज के पास 5 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स भी मौजूद हैं। वहीं सेंट्रल एयर कमांड में 94 फाइटर्स और 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट और एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड और ईस्टर्न एयर कमांड में करीब 101 फाइटर्स और 9 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड शामिल हैं। और इस रिपोर्ट में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की जो ये फोर्सेस का जिक्र किया गया है, ये स्थायी रूप से चीन की सीमा के करीब ही तैनात किए गए हैं ताकि उन्हें मोबिलाइज करने में कम से कम समय लगे। और साथ ही चाइना द्वारा बॉर्डर को क्रॉस किए जाने वाले उनके प्रयासों को एडवांस में ही सफलतापूर्वक नाकाम किया जा सके। और वहीं दूसरी तरफ इसकी तुलना में इस रिपोर्ट में चाइना की कन्वेंशनल फोर्सेस के बारे में जो बात की गई है, उसके मुताबिक जो चाइनीज ग्राउंड फोर्सेस की संख्या है वो 20,000 से लेकर 2,30,000 तक है, जो कि चाइना की वेस्टर्न थिएटर कमांड, तिब्बत और शिंगजैंग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। लेकिन इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत की ग्राउंड फोर्सेस के इक्विवेलेंट देखने के लिए चाइना जो अपनी ग्राउंड फोर्सेस की संख्या दिखा रहा है वो असल में मिसलीडिंग है। और अगर भारत के साथ युद्ध होता भी है तो भी चाइनीज ग्राउंड फोर्सेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा इस युद्ध के लिए उपलब्ध ही नहीं होगा, क्योंकि या तो इनमें से कई रशियन टास्किंग्स में रिजर्व रहेंगे और जबकि इनमें से कुछ तिब्बत और शिंगजैंग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स में होने वाले विद्रोह को काउंटर करने के लिए, और जबकि इनकी अधिकतर ग्राउंड फोर्सेस भारतीय सीमा से आगे एक स्ट्राइकिंग पोजीशन में स्थित है, जहां पर वे सिंगल चाइना डिफेंस मिशन के तहत भारत द्वारा फॉरवर्ड लोकेशंस पर डिप्लॉयड की गई फोर्सेस के साथ इंगेज हैं। और जबकि चाइना की जो नई जॉइंट वेस्टर्न थिएटर कमांड है उसमें भी करीब 90,000 से लेकर 1,20,000 के आसपास ट्रूप्स होने का अनुमान है, जो कि 76 और 77th ग्रुप आर्मीज में डिवाइडेड हैं। और इन ग्रुप आर्मीज का जो हेडक्वार्टर है वो वेस्टर्न चाइना के आंतरिक क्षेत्र में है, जिसमें चुंगजिंग और बाओजी जैसे क्षेत्र आते हैं। और जो तिब्बत और शिंगजैंग में अशांति और विद्रोह चल रहा है, उसके कारण चाइना की वेस्टर्न थिएटर कमांड्स की ग्राउंड ऑपरेशन अथॉरिटी इन रीजन्स में अपने आप को एक्सटेंड नहीं कर सकती है। और जबकि इसके बजाय चाइना ने एक स्पेशल PLA आर्मी डायरेक्टेड मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स को इन रीजन्स में क्रिएट किया है। और तिब्बत वाला रीजन जो कि भारतीय सीमा के सबसे पास है, वहाँ पे PLA ट्रूप्स की संख्या केवल 40,000 है। और जबकि अधिकतर फोर्सेस नॉर्थ ऑफ तिब्बत के शिंगजैंग रीजन में लोकेटेड हैं, जहाँ पे करीब 70,000 के आसपास ट्रूप्स होने का अनुमान है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए चीन का भारत के साथ कोई मेजर स्टैंड ऑफ या कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो फिर चीन को अपनी ग्राउंड फोर्सेस को मोबिलाइज करने के लिए मुख्य रूप से शिंगजैंग वाले एरिया पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर उनकी ट्रूप्स की संख्या सबसे ज्यादा है। और सेकेंडरी वेस्टर्न थिएटर कमांड फोर्सेस से जो कि भारतीय सीमा के पास मौजूद न होकर चाइना के अंदरूनी हिस्से में है, यानी कि चीन को अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज करने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। और जबकि इसकी तुलना में जो भारत की कन्वेंशनल फोर्सेस हैं, वो पहले से ही अपनी पोजीशन पर एक बड़ी तादाद में तैनात हैं। और इसी तरह चाइनीज एयरफोर्स को भी बॉर्डर रीजन में इंडियन एयरफोर्स के सामने संख्यात्मक असमानता का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जहां एक तरफ इंडियन एयरफोर्स ने अपने एसेट्स को 3 अलग अलग कमांड्स में डिवाइड किया है, जो कि अलग अलग तरीके से बॉर्डर को कवर करती है, तो वहीं इसके विपरीत चाइनीज एयरफोर्स के जो एसेट्स हैं वो केवल एक ही वेस्टर्न थिएटर कमांड में आते हैं। और चाइना की वेस्टर्न थिएटर कमांड इन सारे रीजनल स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करेगी। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इसमें चाइना के करीब 157 फाइटर्स और अलग अलग तरह के ड्रोन आर्मरी शामिल है, जिनमें करीब 20 GJI WD-1 के प्रिसीजन स्ट्राइक UAVs, 12 WD-1 ग्राउंड अटैक और रिकॉनासेंस UAVs, 12 WD-1 प्रिसीजन स्ट्राइक UAVs और 8 EA-03 रिकॉनासेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर UAVs शामिल हैं। और चाइनीज एयरफोर्स के एसेट्स का भी कुछ हिस्सा रशियन सेंटरिंग मिशंस के लिए रिजर्व है। और वहीं अगर आप इसे कंपेयर करेंगे भारत से, तो भारत की ईस्टर्न एयर कमांड अकेले ही चाइना की इस पूरी फोर्स को संभाल सकती है, क्योंकि भारत की ईस्टर्न एयर कमांड में ही करीब 101 के आसपास फाइटर्स हैं। हालांकि भारत में स्ट्राइक मिशंस के लिए चाइना भी 8 एयरबेस और एयरफील्ड्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन इनमें से अधिकतर सिविलियन एयरपोर्ट्स हैं जो कि वॉर टाइम के समय इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और अगर बात करें दोनों देशों के पास मौजूद 4th जनरेशन फाइटर्स की, तो इस रिपोर्ट में चाइना के J-10 फाइटर को टेक्निकली भारत के मिराज 2000 फाइटर से कंपेयर किया गया है। और जो भारत का सुखोई 30 MKI फाइटर है वो चाइना के सभी थिएटर फाइटर्स की तुलना में कहीं ज्यादा सुपीरियर है, जिनमें चाइना के एडिशनल J-11 और Su-27 मॉडल्स भी शामिल हैं। और चाइना 4th जनरेशन के करीब 101 फाइटर्स को होस्ट करता है, लेकिन इनमें से अधिकतर हिस्सा रशियन डिफेंस के लिए रिजर्व है। और जबकि इसके कंपेयर में भारत के पास 122 फाइटर्स हैं। और चूंकि चाइनीज एयरफोर्स के तिब्बत और शिंगजैंग में जो एयरबेसेस हैं वो हाई ऑल्टीट्यूड पर होने की वजह से चाइनीज एयरफोर्स के लिए कई तरह की लिमिटेशंस भी पैदा करते हैं, जैसे कि यहाँ के डिफिकल्ट ज्योग्राफिक और वेदर कंडीशंस के कारण जो चाइनीज फाइटर्स हैं वो लिमिटेड अमाउंट में ही पेलोड और फ्यूल को कैरी कर सकते हैं।
और अगर उन्हें अपनी स्ट्राइक कैपेसिटी बढ़ानी है तो फिर चाइनीज फोर्सेस को इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी। और जबकि इंडियन एयरफोर्स के एयर बेसिस ऐसी जगह पर है जहाँ पे वे बिना किसी ज्योग्राफिक या वेदर कंडीशन से इफेक्ट हुए बिना अपने मैक्सिमम पेलोड और मैक्सिमम फ्यूल कैपेबिलिटीज के साथ लॉन्च किए जा सकते हैं। और भारत के साथ लगी सीमा के पास मौजूद चाइनीज एयरफोर्स की जो सबसे महत्वपूर्ण फॉरवर्ड एयर बेसिस और एयरफील्ड्स हैं वो मुख्य रूप से होटान, ल्हासा, नगारीगंसा और जिगेज में मौजूद हैं। और इनमें से हर एक के पास चाइनीज एयरफोर्स की एक टुकड़ी रहती है, क्योंकि भारत के कश्मीर, नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टारगेट करने के लिए सबसे पास की फैसिलिटीज हैं। लेकिन इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट यह है कि भारत के ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए यही सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी भी है, क्योंकि जो नगारीगंसा और जाइजेंग वाला एरिया है वहाँ पे एयरक्राफ्ट के लिए कोई भी हार्डन शेल्टर्स या ब्लास्ट फैंस मौजूद नहीं है, यानी कि वहाँ पे चाइनीज एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ओपन में रहते हैं। हालांकि जो ल्हासा वाला एरिया है वहाँ पे अभी हाल ही में एक हार्डन शेल्टर्स को बनाया गया है जो कि करीब 36 के आसपास एयरक्राफ्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। और वहीं होटान में केवल 2 ही एयरक्राफ्ट के लिए शेल्टर्स मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पे जो इसकी कैपेसिटी है वो अननोन है, यानी कि किसी बड़े विवाद में अगर भारत खुद से पहले पहल कर देता है तो फिर चाइना के जो एयरबेसेस हैं ये बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। और ऐसा करने के बाद इंडियन एयरफोर्स को चाइनीज एयरफोर्स के ऊपर एक एयर सुपीरियरिटी मिल जाएगी, क्योंकि फिर चाइनीज एयरफोर्स को मुख्य रूप से अपने रियर एरिया के बेसिस पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिसमें प्रॉब्लम आएगी लिमिटेड फ्यूल और पेलोड की, क्योंकि वो हाई ऑल्टीट्यूड रीजन पे हैं। और इसलिए अगर इन सब बातों को कंसीडर किया जाए तो हिमालय रीजन में इंडियन मिलिट्री चाइनीज मिलिट्री से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और किसी भी तरह के युद्ध जीतने के लिए कैपेबल है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा वीडियो ख़त्म भी हो चुका है। अब आते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, और आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो कमेंट बॉक्स पर। तो दोस्तों, युद्ध जीतने के लिए ना आपके पास कितना भी बड़ा मिलिट्री हो, आपके पास कितना भी ज़्यादा हथियार हो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको युद्ध जीतने के लिए ना सबसे पहले तो दिमाग चाहिए, और युद्ध को किस स्ट्रेटजी से आप लड़ना चाहते हो वो भी देखना चाहिए। लेकिन चाइना के मुकाबले इंडिया के पास अभी थोड़ा सा सैनिक कम है, हाथ हथियार भी कम है, लेकिन चाइना के मुकाबले इंडिया के पास जो इंडियन आर्मी का जज्बा है ना वो बहुत ही हाई लेवल पर है चाइना के मुकाबले। और इंडियन आर्मी का लड़ने का स्ट्रैटेजी है ना वो एकदम एडवांस है चाइना के मुकाबले। चाइना यही अफवाह फैलाता रहता है कि मेरे पास इतने सैनिक है, वर्ल्ड का ही सबसे ज़्यादा सैनिक मेरे पास है, मेरे पास इंडिया से बहुत ही ज़्यादा एडवांस वेपन है, एयरक्राफ्ट है और सब कुछ है, मेरे मिलिट्री ऐसा है। आपने तो देखा ही होगा ना, हाल फिलहाल कुछ आज तक पर भी न्यूज़ आ रहा था कि चाइनीज़ आर्मी जो है एक हाथ से 2 गन को आँख में पट्टी लगाकर वो फिट कर रहे थे। तो दोस्तों, ये सब बातें ना एक आप सभी को लिए ना डराने के लिए होता है, क्योंकि आपको दुश्मन किस चीज़ से हराता है पता है? आप ही के डर से हराता है। इसीलिए आपको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो चाइनीज़ मीडिया दिखाता है, चाइनीज़ वीडियो बाहर आता है ना, वो सब यार आदमी चाइना से डरे, चाइना के लिए ऐसा डर पैदा हो, इसीलिए वो वैसा न्यूज़ दिखाता है। लेकिन ये बात ना अभी सबको पता चल गई है कि चाइना में दम नहीं है, खाली वो अफवाह फैलाता है, कुछ वीडियो दिखाता है जिससे लोग सोचने लगे कि अरे भाई चाइनीज़ मिलिट्री तो बहुत ख़तरनाक है, हम इससे लड़ नहीं सकते। इंडिया भी यही सोचे, वही चाहता है चाइना। लेकिन इंडिया आज के दौर में समझ गया है कि चाइना कुछ नहीं कर सकता। अभी अभी आपने वीडियो देखा ना, हिली रीजन में जो इंडियन आर्मी है वो चाइना पर कैसे हावी हो जाएगा। और अभी अभी आपको पता ही होगा कि चाइना ने धोखेबाजी से इंडिया का 20 सोल्जर मारा,
और इंडिया ने रिप्लाई में 43 सोल्जर से भी ज़्यादा मार दिया। ये दुनिया भर में न्यूज़ आ रहा है। तो आप सोच ही सकते होंगे ना, ये चाइना कैसा देश है, चाइना अफवाह कितना फैलाता है, कुछ कर तो पाता नहीं, बस अपना शक्ति दिखाना चाहता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। आपको पता होगा ना, भौंकने वाला कुत्ता कभी भी नहीं काटता, जो कुत्ता काटता है वो ज़्यादा भौंकता नहीं। तो यही है यार, चाइना बहुत ही ज़्यादा भौंकता है लेकिन वो काट नहीं पाता। वो ये चाहता है कि दुनिया भर में मेरा जो डर का माहौल है वो छा जाए, दुनिया मेरे से डरे। मैं ऐसा चीज़ दिखाऊंगा तो दुनिया ये सोचेगी कि मुझे कोई हमला नहीं करेगा, दुनिया ये सोचेगी कि हम चाइना से नहीं उलझेंगे, चाइना हमें कुछ भी कर ले लेकिन हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन आज सबको पता चल गया है, चाइना भौंकने वाला कुत्ता है, वो कुछ कर नहीं पाता, इंडियन आर्मी से लड़ भी नहीं पाता। यार इंडियन आर्मी एक के बदले में 3 चाइनीज़ आर्मी को मार देते हैं। तो आपको पता ही होगा, आपने देखा ही, अगर वार का सिचुएशन आया ना तो चाइनीज़ आर्मी जो है इंडियन आर्मी के सामने फेल है, इंडियन आर्मी चाइनीज़ आर्मी के ऊपर हावी हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। होप आप कुछ समझ गए होंगे। आपका क्या राय है इस मेरे बात पर कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय नेपाल, जय हिंद।